हेलो क्लास के मैथ इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे, अपनी तैयारी और अच्छे से कर रहे होंगे। अब तो आपकी वैकेंसी भी आ गई है, तो आप लोगों को और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। जितनी आप करते हैं उसका 2 गुना करेंगे, क्योंकि वैकेंसी चाहे वो थोड़े पदों की हो, ज़्यादा पदों की हो, बच्चे तो जितनी होती नहीं है उसकी 4 गुना लोग उसमें फॉर्म फिल करते हैं। तो अपने आप को और अच्छा बनाते रहिए और अपनी तैयारी को और अच्छा करते रहिए। चाहे टॉपिक छोटा हो या बड़ा हो, क्वेश्चन तो सबसे पूछे जाते हैं। बस इतना होता है किसी के 2 क्वेश्चन आते हैं तो किसी के बस 1 ही आते हैं, लेकिन हमें पढ़ने सारे टॉपिकों को चाहिए, क्योंकि टॉपिक छोटा बड़ा से नहीं मतलब होता है। मतलब इससे होता है कि सिलेबस में हमारे क्या क्या टॉपिक हैं। तो आप जो चीज़ें पढ़े हो या जो आपसे छूट गया है, वो अभी आपके पास जो भी टाइम है उसमें आप उसको तैयार कर लीजिए और अपने आप को और अच्छे से मजबूत बना लीजिए। एग्ज़ाम तो फरवरी में होंगे ही, लेकिन आपको भी प्रिपेयर करते रहना चाहिए। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है, कपट आचरण को अभिव्यक्त करने के लिए निम्नांकित में से कौन सी लोकोक्ति उपयुक्त है। जो कपट आचरण होता है, कपट मतलब लोगों को ठगना, इनमें से कौन सा लोकोक्ति उसके लिए उपयुक्त होगा। कपट आचरण को अभिव्यक्त करने के लिए, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, लूट में चरखा नपा, या मुंह में राम बगल में छुरी, जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना। तो कपट का आचरण को अभिव्यक्त करने के लिए निम्नांकित में से कौन सी लोकोक्ति उपयुक्त है। इनमें से कौन सी लोकोक्ति ऐसी है जो इस शब्द के लिए उपयुक्त है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, या लूट में चरखा नपा, या फिर मुंह में राम बगल में छुरी, या जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा मुंह में राम बगल में छुरी, क्योंकि कपट आचरण को अभिव्यक्त करने के लिए मन में जो कपट आचरण होता है उसको हम लोगों के सामने जताते नहीं हैं, मन में रखते हैं, कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो उसका हमारा क्या हो जाएगा, मुंह में राम बगल में छुरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन सही नहीं है। जो यहाँ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में से कौन सा वाक्य ऐसा है जो सही नहीं है। उपसर्ग व शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाता है। नहीं। जो शब्दांश शब्दों के बाद लगकर शब्द की विशेषता बताए वो प्रत्यय कहलाते हैं। नहीं, प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। जो शब्द के अंत या बाद में लगने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। जहाँ संधि होती है वहाँ समास रह भी सकता है और नहीं भी, किंतु जहाँ समास होता है वहाँ संधि नहीं होती है, क्योंकि जहाँ समास होगा वहाँ संधि नहीं होगी। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा वाक्य ऐसा है जो शुद्ध है, जो सही है। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले, उपसर्ग एक ऐसा शब्द है जो किसी शब्द के पहले तो आते हैं लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। सिर्फ वो उसकी विशेषता बताते हैं लेकिन उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो शब्दांश शब्दों के बाद लगकर शब्द की विशेषता बताए। नहीं, जो शब्दांश शब्द के अंत में लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं, लेकिन वो शब्द की विशेषता नहीं बतलाते, उसको एक नया अर्थ प्रदान करते हैं। प्रत्यय के लग जाने से शब्द का एक नया अर्थ प्रकट होता है। जहाँ संधि होती है वहाँ समास रह भी सकता है और नहीं भी। जहाँ संधि होती है, जब हम संधि पढ़ते हैं तो उनका जो समास अर्थात विशेषता या सूक्ष्म रूप, संधि का समास रह भी सकता है और नहीं भी, उसमें समास होता भी है और नहीं भी होता है। किंतु जहाँ समास होता है वहाँ संधि नहीं होती है, क्योंकि समास खुद ही अपने में एक संक्षेप रूप होता है, तो वहाँ संधि नहीं होती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, जहाँ संधि होती है वहाँ समास रह भी सकता है और नहीं भी, किंतु जहाँ समास होता है वहाँ संधि नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपहर्ताओं के चुंगल से मुक्त हुए बेटे को देखते ही माँ ने उसे अपने सीने से लगा लिया। जो यहाँ वाक्य प्रयोग, एक वाक्य दिया गया है, अपहर्ताओं के चुंगल से मुक्त होते बेटे को देखते ही माँ ने उसे अपने सीने से लगा लिया।
इस वाक्य में माँ ने जो लगा लिया, सीने से लगा लिया, इसका उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? सीने से लगाना, इसका उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? आंचल पसारना, अंक भरना, अंधे की लकड़ी या उठाकर रखना। सीने से लगाना, इस शब्द का उपयुक्त मुहावरा क्या हो सकता है? आंचल पसारना, अंक भरना या अंधे की लकड़ी या उठाकर रखना। तो सीने से लगाने का अर्थ होता है अंक भरना, सीने से लगाना, अंक भरना। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुलिस के डंडे के भाई से छोड़ने सारी बातें सच सच बता दी। पुलिस के डंडे से भाई ने सारी बातें सच सच बता दी। तो इस वाक्य में सच सच बता दी का मुहावरा क्या होगा? इसका क्या मुहावरा होगा? सच सच बताना का मुहावरा क्या होगा? उगल देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, अक्ल पर पत्थर पड़ना या कमल तोड़ना। सच सच बताना, इसका सही मुहावरा क्या होगा? उगल देना, ईंट का जवाब देना, अक्ल पर पत्थर पड़ना या कमल तोड़ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा उगल देना। पुलिस के डंडे के मार से भाई ने सारी बातें सच सच बता दी, मतलब जो भी उसके मन में था उसने उसको उगल दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुर्घटना में उसका बेटा मर गया। जो यहाँ एक वाक्य दिया गया है, दुर्घटना में उसका बेटा मर गया, इस वाक्य में मर गया जो शब्द आया है, इसका उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? मर गया शब्द का उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? गड़े मुर्दे उखाड़ना, गाल बजाना, चल बसना या 4 दिन की चांदनी। दुर्घटना में उसका बेटा मर गया, इस वाक्य में मर गया का उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? गड़े मुर्दे उखाड़ना, गाल बजाना, चल बसना, 4 दिन की चांदनी। तो इसका सही और उपयुक्त मुहावरा होगा चल बसना, चल बसना। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह जीवन भर बड़े अफसरों की चापलूसी करता रहा। वह जीवन भर बड़े अफसर की चापलूसी करता रहा मगर कुछ हासिल ना कर सका। इस वाक्य में चापलूसी करना का उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? वह जीवन भर बड़े अफसर की चापलूसी करता रहा मगर कुछ हासिल ना कर पाया। इस वाक्य में जो चापलूसी करना शब्द आया हुआ है, इसका उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? जूता उतारना, तलवे चाटना, सिर को सहलाना या नगल बजाना। क्या होगा? इनमें से क्या होगा? चापलूसी करने का उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? तलवे चाटना। चापलूसी करना मतलब तलवे चाटना। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेल्यूलर फोन से संबंधित व्यवसायी आजकल खूब लाभ कमा रहे हैं। एक वाक्य है, सेल्यूलर फोन से संबंधित व्यवसायी आजकल खूब लाभ कमा रहे हैं। इस वाक्य में खूब लाभ कमाना का उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? इस वाक्य में जो आया है खूब लाभ कमा रहे हैं, इसका उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? तूती बोलना, 3 तेरा होना, पौ 12 होना या पगड़ी रखना। सेल्यूलर फोन से संबंधित व्यवसायी आजकल खूब लाभ कमा रहे हैं। इस वाक्य में खूब लाभ कमा रहे हैं का उपयुक्त मुहावरा होगा तूती बोलना, 3 तेरा होना, पौ 12 होना या पगड़ी रखना। तो खूब लाभ कमाना का हमारा उपयुक्त मुहावरा हो जाएगा पौ 12 होना। पौ का 12 होना मतलब थोड़े का बहुत ज़्यादा होना। अगला क्वेश्चन है हमारा, उद्धत शब्द का विलोम क्या होगा? उद्धत शब्द का विलोम क्या होगा? विनय, अवनत, विनीत या उन्नत। उद्धत शब्द का विलोम क्या होगा? विनय होगा, अवनत होगा, विनीत होगा या उन्नत होगा। उद्धत शब्द का विलोम क्या होगा? विनय, अवनत, विनीत या उन्नत। उद्धत शब्द का विलोम होता है उन्नत। अगला क्वेश्चन है हमारा, करुण शब्द का विलोम होगा।
करुड़ शब्द जो आया हुआ है इसका विलोम क्या होगा? करुड़ का विलोम क्या होगा? वरुण, निष्ठुर, निडर या अक्रूर? करुड़ शब्द का विलोम होगा वरुण, निष्ठुर, निडर या अक्रूर। तो करुड़ का विलोम होगा निष्ठुर। करुड़ मतलब होता है दयावान, निष्ठुर मतलब होता है बिना दया के। तो करुड़ शब्द का विलोम शब्द होगा निष्ठुर। अगला क्वेश्चन है हमारा कृत्रिम। जो कृत्रिम शब्द आया है उसका विपरीतार्थी क्या होगा? मतलब कृत्रिम का विलोम क्या होगा? स्वभाव, प्रवृत्ति, कर्मण्य या प्रकृति? कृत्रिम जो मनुष्यों द्वारा बनाया गया हो, स्वभाव जो मनुष्य का स्वभाव होता है, प्रवृत्ति जो उसकी प्रवृत्ति अर्थात वातावरण हो, कर्मण्य जो कर्म से निर्धारित हो, या प्रकृति जो प्रकृति की देन हो। तो कृत्रिम का विपरीत हो जाएगा प्रकृति। कृत्रिम का विपरीत होगा प्रकृति। अगला क्वेश्चन है हमारा सरल। सरल का विलोम क्या होगा? सरल शब्द का विलोम क्या होगा? निष्कपट, क्रोधी, कुटिल, अहंकारी। तो सरल का विलोम क्या होगा? निष्कपट होगा, क्रोधी होगा, कुटिल होगा या अहंकारी होगा? तो सरल का विलोम हो जाएगा कुटिल। सरल मतलब आसान या सीधा, कुटिल मतलब जटिलता से। तो सरल का विलोम क्या हो जाएगा? कुटिल। अगला क्वेश्चन है हमारा गौरव। गौरव शब्द का विपरीतार्थी क्या होगा? गौरव का विपरीतार्थी क्या होगा? गौरव शब्द का विलोम क्या होगा? गरल, प्रतिष्ठा, अहम या राघव? तो गौरव शब्द का विपरीतार्थी क्या होगा? गरल होगा, प्रतिष्ठा होगा, अहम होगा या राघव होगा? तो उसका विपरीतार्थी होगा लाघव। क्या हो जाएगा? राघव। गौरव का विपरीतार्थी होगा राघव। अगला क्वेश्चन है हमारा बसंत ऋतु के आते ही, बसंत ऋतु के आते ही किसकी कठोरता चली जाती है? मतलब कौन सा ऐसा है जिसकी कठोरता जाती रहती है? बयार है, धूप है, शीत है या मौसम है? किसकी कठोरता चली जाएगी बसंत ऋतु के आते ही? तो बसंत ऋतु का आगमन होता है शीत ऋतु के जाने पर। बसंत ऋतु का आगमन होता है शीत ऋतु के जाने पर। तो बसंत ऋतु के आते ही शीत की कठोरता जाती रही। बसंत ऋतु आता है और शीत का मौसम जाता रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्राणियों के नस नस में की गई चेतना छा गई। प्राणियों की नस नस में किसकी चेतना छा गई? यौवन की, भावुकता की, उमंग की या संवेदना की? प्राणियों के नस नस में किसकी चेतना छाती है? उमंग की। प्राणियों के नस नस में उमंग की नई चेतना छा गई। मनुष्य के अंदर जो उमंग होता है, लहर होता है, वो पल पल परिवर्तित होता रहता है। उसकी नई नई चेतना या नए नए भावनाओं मनुष्य के अंदर उमड़ते रहते हैं। तो प्राणियों के नस नस में उमंग की नई चेतना छा गई। अगला क्वेश्चन है हमारा बालक का अदम्य। बालक का अदम्य में साहस देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों ने क्या किया? तालियां बजा दी, दांतों तले उंगली दबा दी, उसकी बड़ी प्रशंसा की या इनमें से कोई नहीं? बालक का अदम्य में साहस देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों ने क्या किया? तालियां बजा दी, दांतों तले उंगली दबा दी या उसकी बड़ी प्रशंसा की या इनमें से कोई नहीं? तो बालक का अदम्य में साहस देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों ने दांतों तले उंगली दबा दी। दांतों तले उंगली दबा दी, क्योंकि प्रशंसा करना और तालियां बजाना दोनों का अर्थ एक ही निकलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा तेन सिंह के साहस और वीरता पर क्या होकर जॉर्ज फ्राई ने उसे माला पहनाया? तेन सिंह के साहस और वीरता पर क्या होकर जॉर्ज फ्राई ने उसे माला पहना दिया? द्रवित होकर, लज्जित होकर, पानी पानी होकर या मुग्ध होकर? तो तेन सिंह के साहस और वीरता पर मुग्ध होकर जॉर्ज फ्राई ने उसे माला पहना दिया। मुग्ध मतलब उनके लिए आकर्षित होकर उन्होंने तेन सिंह को माला पहनाई थी।
अगला क्वेश्चन है हमारा, आम्र मंजरियों से क्या आने लगी? आम्र मंजरियों से क्या आता है? दुर्गंध आती है, रोशनी आती है, उमंग आती है या सुगंध आती है? तो आम्र मंजरियों से सुगंध आएगी। जब हवाएं चलती हैं तो वहां से क्या निकलती है? सुगंध निकलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इच्छा का समानार्थी होगा। इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? इच्छा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? स्पृहा है, मयूख है, मोद है या अभ्र है? तो इच्छा शब्द का समानार्थी क्या होगा? स्पृहा, मयूख, मोद या अभ्र? तो इच्छा का मतलब होता है स्पृहा। स्पृहा का भी अर्थ होता है इच्छा, तो इच्छा का पर्याय हो जाएगा स्पृहा। अगला क्वेश्चन है हमारा, घर का पर्यायवाची होगा। घर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? गो, गेह, पय या हय? घर शब्द का पर्यायवाची होगा। घर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? गो होता है, गेह होता है, पय होता है या हय होता है? तो घर शब्द का पर्यायवाची होता है गेह। गेह, गृह, घर ये शब्द क्या है? घर के पर्याय हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गधा। गधा का पर्याय क्या होता है? गधा को हम और किस नाम से जानते हैं? गधा को हम और किस नाम से जानते हैं? पट, मट, खर या किंकर? तो गधा का पर्याय क्या होगा? पट होगा, मट होगा, खर होगा या किंकर होगा? तो गधा का पर्याय होता है खर। खर या खच्चर हम किसे कहते हैं? गधे को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है? इनमें से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर नहीं बना है, स्वतंत्र रूप में प्रयोग किया गया है? दया सागर, पंकज, विद्यालय या जल? निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है? दया सागर, पंकज, विद्यालय या जल? तो हमारा रूढ़ शब्द है जल। क्या है? जल। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रयोग के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं, लेकिन वर्णों को सिर्फ 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन, लेकिन उनको प्रयोग की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। उनके 4 रूपों में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्याकरण में पद शब्द की परिभाषा का समुचित विकल्प क्या होगा? व्याकरण में पद शब्द की परिभाषा का समुचित विकल्प क्या होगा? पद शब्द की जो परिभाषा है उसको हम क्या कहते हैं? शब्दों का समूह, अक्षरों का समूह, समास का हिस्सा या ध्वनियों का समूह? व्याकरण में जो पद शब्द होते हैं उनको हम कहते हैं शब्दों का समूह, क्योंकि पद जो है वो शब्दों से मिलकर बनते हैं। जब तक शब्द शब्द के रूप में अकेले ही प्रयोग किए जाएं, वाक्यों में उनका प्रयोग ना किया जाए, वो शब्द कहलाते हैं। लेकिन जब उनको वाक्य के रूप में प्रयोग कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाएंगे? शब्दों के समूह को हम पद कहते हैं। तो व्याकरण में पद शब्द की परिभाषा का समुचित विकल्प क्या होगा? शब्दों का समूह। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो शब्द स्वतंत्र सत्ता न धारण करते हो वो शब्द क्या कहलाएंगे? जो शब्द स्वतंत्र रूप में न प्रयोग किए जाएं वो शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द, योग रूढ़, यौगिक या इनमें से कोई नहीं? तो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाने वाले शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। 2 शब्दों के योग जो मिलने से बनते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो जो शब्द स्वतंत्र रूप में ना प्रयोग किए जाएं वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द, 2 शब्दों और वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कौन से शब्द होते
हैं। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक, सर्वनाम, संबंध सूचक या इनमें से कोई नहीं। जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं उनके स्थान पर उनको हम सर्वनाम कहते हैं। जो एक दूसरे को संबंध बताएं कि इनके बीच में क्या संबंध है उसको हम संबंध सूचक कहते हैं। लेकिन दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को हम समुच्चय बोधक कहते हैं। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम जो उनमें जो साइन जो करता है वो समुच्चय बोधक का सूचक कहलाता है। जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग भी हैं, आपके प्रैक्टिस में अगर आप देखेंगे तो ये आपको एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन भी मिलेंगे। उन्हीं सारे क्वेश्चनों को मैंने आपसे करवाया है। तो अपने आप को अच्छे से तैयार करते रहिए और अपनी तैयारी को और अच्छा बनाते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।